हेलो बच्चों, वेलकम टू हाई स्कोरिंग क्लासेस। मैं आपको क्लास 9th के साउंड चैप्टर की आगे की वीडियो बताने जा रही हूँ। अब नया टॉपिक आ रहा है। इस टॉपिक का नाम है वेव। वेव दो टाइप की होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक ट्रांसवर्सल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है? जो टू एंड फ्रो करती हैं, जो आगे पीछे मूवमेंट करती हैं। अ वेव इन विच द पार्टिकल्स वेव मूव बैक एंड फोर्थ, यानी कि आगे पीछे होना, इन द सेम डायरेक्शन इन विच वेव इज अ मूविंग। यानी कि देखो, जिस डायरेक्शन में ये वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में आगे पीछे हो रही है। मैंने एरो बनाए हुए हैं, ये आगे पीछे टू एंड फोर्थ इसको बोलते हैं। तो इस तरीके की जब भी कहीं पर वाइब्रेशंस होती है तो या वेव्स होती है तो उनको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं। एग्जाम्पल है इसका, व्हेन अ वेव ट्रेवल्स अलोंग विद द स्लिंकी। स्लिंकी इज स्लिंकी होता है एक स्प्रिंग, ठीक है। तो व्हेन अ वेव ट्रेवल्स अलोंग विद स्लिंकी, इट्स ईच टर्न मूव बैक एंड फोर्थ बाय ओनली अ स्मॉल डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ वेव, सो अ वेव इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल वेव। आप देखो, स्प्रिंग को खींच कर देखना। जब स्प्रिंग को खींचने के बाद में उसको छोड़ते हो तो वो जो स्प्रिंग होता है वो आगे पीछे हो जाता है। तो जो आगे पीछे हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको टू एंड फोर्थ बोलते हैं। कह रहे हैं व्हेन द वेव ट्रेवल्स अलोंग विद द स्लिंकी, जब एक वेव स्लिंकी में जाती है या स्प्रिंग में मूव करती है, इट्स ईच टर्न मूव्स बैक एंड फोर्थ। तो उसका हर जो मूव होता है, जो वो रोल हो रही होती है, वो बैक एंड फोर्थ में आगे पीछे होती है बाय ओनली द स्मॉल डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ वेव। लेकिन वो डायरेक्शन बहुत कम ही कवर करती है, जैसे कि वेव का होता है। सो द वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल। इस तरीके की वेव को हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। इसकी शेप कुछ इस तरीके की होती है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ओके, ऐसे पैरेलल लाइंस आती हैं ये। साउंड वेव्स आर द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जो साउंड वेव्स है हमारी, वो कौन सी वेव्स है? वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। एक और वेव आती है सेकंड नंबर पे, ट्रांसवर्सल वेव। ट्रांसवर्सल वेव देख रहे हो, इस तरीके से मूव होती है, ऐसे जा रही है ये, ठीक है। अ वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ वेव्स मूव्स अप एंड डाउन एट द राइट एंगल 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन इन विच वेव इज मूविंग। कह रही ये वाली वेव वो होती है जो कौन सी होती है? जो अप एंड डाउन होती हैं, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। और इसका जो हर एक एंगल कहाँ पे बन रहा होता है? 90 डिग्री के एंगल पे बन रहा होता है, जहाँ पर ये मूव करती है। तो आप इस तरीके के जो भी वेव जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम ट्रांसवर्सल वेव बोलते हैं। लाइट वेव्स आर द ट्रांसवर्सल वेव बट दे कैन नॉट नीड अ मटेरियल मीडियम फॉर द प्रोपेगेशन। लाइट क्या है? लाइट की जो वेव्स आती हैं उनको ट्रांसवर्सल वेव्स बोलते हैं। वो इसी तरीके से मूव करती हैं, लेकिन उनको चलने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। आप देखते हो कि सन की लाइट भी हम तक पहुंचती है, लेकिन सन की लाइट जहाँ से आती है वहाँ पे वैक्यूम है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। तो लाइट की वेव को चलने के लिए किसी भी मीडियम की नीड नहीं होती। इट्स क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। कंप्रेशन का मतलब होता है पास पास होना, और रेयरफेक्शन का मतलब होता है दूर दूर होना। ये देखो डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे। ये देखो, ये कंप्रेशन है जिसमें आप देख रहे हो लाइंस थोड़ी पास पास मैंने शो करी हुई है, और यहाँ पे देख रहे हो ये लाइंस थोड़ी सी दूर दूर हैं, ठीक है। जो दूर दूर है उनको रेयरफेक्शन बोलते हैं, जो पास पास है उनको कंप्रेशन बोलते हैं। जो कंप्रेशन होता है उसका दूसरा नाम होता है ग्रेटर डेंसिटी, और जो रेयरफेक्शन है उसका नाम होता है लेस डेंसिटी, कि उनके बीच में स्पेस काफ़ी सारा है और इनके बीच में स्पेस कम है। कंप्रेशन पढ़ते हैं, क्या चीज़ होती है? When a body vibrates, then it compresses the air surrounding it and forms an area of high density called compression। कह रहे हैं जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट्स होती है तो उसके बीच में कंप्रेस, तो वो कंप्रेस होती है, उसके बीच की एयर कंप्रेस होती है जो उसके चारों ओर हो रही होती है। तब उसकी वजह से वहाँ पर हाई डेंसिटी बनती है, जिसको हम कंप्रेशन बोलते हैं। कंप्रेशन इज द पार्ट ऑफ द वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर क्लोजर टू वन अनदर फॉर्मिंग हाई प्रेशर। कंप्रेशन एक तरीके का वेव का पार्ट होता है जिसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं और एक हाई प्रेशर वहाँ पे बना देते हैं। क्लोज क्लोज का मतलब होता है हाई प्रेशर बना देना। ये आपका हो गया कंप्रेशन। नेक्स्ट है आपका रेयर फ्रैक्शन। व्हेन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट्स बैक एंड एरिया ऑफ लो प्रेशर इज फॉर्म कॉल्ड द रेयर फ्रैक्शन। कह रहे जब वाइब्रेट ऑब्जेक्ट यानी जब वो कोई भी चीज़ वाइब्रेट हो रही होती है तो उस जगह पर जो एरिया होता है वो कंप्रेस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं। देखो कंप्रेशन में क्या आता है? जहाँ पे ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दूर दूर हो जाते हैं, यहाँ पे प्रेशर कम हो गया तो दूर दूर पार्टिकल्स हो गए। Rarefaction is the area of the wave in which particles of medium are further apart from one another
फॉर्मिंग अ लो प्रेशर और लो डेंसिटी एरिया। रेफ्रैक्शन एक एरिया होता है जिसके अंदर वेव्स जो होती है पार्टिकल्स की मीडियम के अंदर वो दूर हो जाती है, पार्ट यानी कि दूर दूर हो जाती है एक दूसरे से, फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से। एंड फॉर्मिंग अ लो प्रेशर, वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है या लो डेंसिटी एरिया भी हो जाता है। A series of compression and rarefaction is formed in air resulting is sound waves। अब एक तरीके का जब कंप्रेशन भी हो रहा है साथ में रेयरफेक्शन भी हो रहा है, फिर कंप्रेशन हो रहा है, फिर रेयरफेक्शन हो रहा है, फिर कंप्रेशन हो रहा है, फिर रेयरफेक्शन हो रहा है, तो जब इस तरीके की एक सीरीज तैयार हो जाती है एयर के अंदर तो वहाँ पे साउंड वेव्स बन जाती हैं। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव्स इज प्रोपेगेशन ऑफ डेंसिटी चेंज, यानी कि जब साउंड वेव्स का प्रोपेगेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे डेंसिटी चेंज हो रही है। डेंसिटी चेंज यानी कि कभी लेस डेंसिटी, कभी हाई डेंसिटी, ओके, कभी रेयरफेक्शन, कभी कंप्रेशन। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव क्या होते हैं इसके? द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स आर, इन हम जब साउंड वेव पढ़ेंगे तो साउंड वेव के बारे में ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, उसको हम करेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड वेलोसिटी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेवलेंथ क्या होती है। ये आता है पेपर में बनाने के लिए, इसको आप ड्रॉ कर लेना। और ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज वेवलेंथ। In sound waves, the combined length of a compression and an adjacent rarefaction is called its wavelength। कह रहे साउंड वेव्स के अंदर जब कंप्रेशन और रेयरफेक्शन दोनों एक साथ होते हैं तो उसको हम वहाँ की वेवलेंथ बोलते हैं। अ साउंड वेव्स इज द combined length of the compression and an adjacent rarefaction is called the wavelength। यानी कि जब हम एक कंप्रेशन हो रहा है और एक रेयरफेक्शन हो रहा है, एक कंप्रेशन हो रहा है और एक रेयरफेक्शन हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक कि जब हम इसको लेंथ को मेजर करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और टू कॉन्जिक्यूटिव रेयरफेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड इज वेवलेंथ। कह रहे जो डिस्टेंस होता है किस किस के बीच हुआ? सेंटर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन, देखो सेंटर पॉइंट ये हुआ, ये सेंटर पॉइंट हुआ यहाँ से लेकर, और इसका 10 सेंटर पॉइंट ये हुआ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को भी हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को भी हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। इट इज अ डिस्टेंस, इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर्स लैम्डा, इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। लैम्डा ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे और ऐसे, ठीक है, इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसकी ऐसा यूनिट मीटर होती है। डिस्टेंस है ये एक तरीके का, तो इसकी ऐसा यूनिट मीटर होती है। क्लियर? फ्रीक्वेंसी, अब नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड और नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि जो वेव कंप्लीट होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं 1 सेकेंड के अंदर, या जितने वाइब्रेशंस होते हैं 1 सेकेंड के अंदर, को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे आपका फ़ोन वाइब्रेट करता है, फ़ोन के अगर वाइब्रेशन आप चेक करोगे कि 1 सेकेंड के अंदर फ़ोन कितनी बार वाइब्रेट हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। नंबर ऑफ कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बेस्ड इन 1 सेकेंड इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कितने कंप्रेशन हुए हैं या कितने रेयरफेक्शन हुए हैं 1 सेकेंड के अंदर, उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्स, इसकी एसआई यूनिट हर्ट्स होती है, इसको एच जेड लिखते हैं, एच कैपिटल जेड स्मॉल। सिंबल ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज न्यू, ये न्यू ऐसे लिखा जाता है, न्यू ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा भी, ठीक है। इसका सिंबल जो होता है न्यू होता है। 1 हर्ट्स इज इक्वल टू 1 वाइब्रेशंस पर सेकेंड, यानी कि 1 हर्ट्स क्या होता है कि 1 सेकेंड के अंदर कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं। बिगर यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज किलो हर्ट्स, के एच जेड 1000 एच जेड। क्या जो बिगर यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की, बड़ी बड़ी फ्रीक्वेंसीज को अगर चेक करा जाता है तो उसको बिगर यूनिट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। वो किलो हर्ट्स के अंदर उसको मेजर करते हैं, और जो 1 किलो हर्ट्स होता है वो 1000 हर्ट्स के इक्वल होता है। नेक्स्ट आ रहा है आपका टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम रिक्वायर्ड टू पास 2 कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन थ्रू अ पॉइंट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। या कह रहे टाइम रिक्वायर्ड, जितनी टाइम की जरूरत होती है टू पास 2 कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन थ्रू अ पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट से जब कंप्रेशन और रेयरफेक्शन को टाइम चेक करा जाता है कि कितना टाइम लग रहा है कंप्रेशन से रेयरफेक्शन में आने में, उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज सेकंड, ऐसे यूनिट इसकी सेकंड होती है, टाइम की भी सेकंड होती है, इस टाइम पीरियड की भी सेकंड होती है।
टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी, इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज रेसिप्रोकल टू द टाइम पीरियड, जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो हमने ऊपर पढ़ा था न्यू, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल होती है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है एक दूसरे के अपोजिट होती है, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो टाइम पीरियड कम होगा, टाइम पीरियड ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल अनडिस्टर्ब पोजिशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड टू द वेव। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है किसका, किसी भी पार्टिकल का, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है किसी पार्टिकल का किसी भी मीडियम के अंदर उसकी ओरिजिनल पोजीशन से, उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। यानी कि यहाँ से कोई चीज़ चली तो मैक्सिमम देखो यहाँ तक जाएगी, ठीक है, तो जहाँ तक मैक्सिमम, यही लाइन बता रहे हैं कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी पार्टिकल का किसी भी मीडियम में उसकी ओरिजिनल पोजीशन से, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं उस वेव का। एम्पलीट्यूड इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो भी मीटर होती है, क्योंकि अभी डिस्टेंस में कवर कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट है वो भी आपकी मीटर ही होती है। नेक्स्ट आ रहा है वेलोसिटी। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ अ वेव। क्या कह रहे हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव, वेव ट्रेवल कर रही है कुछ डिस्टेंस इन 1 सेकेंड, लेकिन टाइम कितना देख रहे हैं, सिर्फ 1 सेकेंड का, यानी कि 1 सेकेंड के अंदर जो वेव जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है उसको वेलोसिटी ऑफ वेव बोलते हैं। ऐसे यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। क्या है ये, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि क्या है ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड ही होती है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी को कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो गया, लैम्डा, पीछे पढ़ा था अभी, और टाइम टेकन कितना हो गया, टी, ठीक है, तो v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी, या v इज इक्वल टू इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1 अपॉन टी, इसको अलग कर दिया लैम्डा, इसको ऐसे लिख दिया लैम्डा इंटू टी को अलग कर दिया 1 अपॉन टी, ओके। और 1 अपॉन टी क्या चीज़ होती है, न्यू होती है, अभी पढ़ा था हमने, क्या लिख देंगे लैम्डा, और 1 अपॉन टी की जगह क्या लिख देंगे न्यू, यानी कि वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। लर्न कर लेना, वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, ये आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। एग्जाम्पल देखो इसका, व्हाट इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव हुज टाइम पीरियड इज 0.05 सेकेंड। कह रही कितनी फ्रीक्वेंसी होगी साउंड वेव की जिसका टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, टाइम पीरियड की कैपिटल टी क्या है 0.05 सेकेंड दिया हुआ है। आपको टाइम पीरियड टी से डिनोट करोगे, टी दिया हुआ है 0.05 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू होती है, न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टी होता है। टी की वैल्यू क्या दी हुई है 0.05 दी हुई है, तो 1 अपॉन 0.05। इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, ऊपर 100 चला जाएगा, 5 से कट कर दिया 20 आ गया है, 21 से 20 हर्ट्स हो गया, ठीक है। ये वाला न्यूमेरिकल आ जाता है एग्जाम में, कर लेना आप। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आपका सोनिक बूम। सम एयरक्राफ्ट्स, बुलेट्स, रॉकेट्स एक्सेट्रा हैव सुपरसोनिक स्पीड। सुपरसोनिक यानी कि बहुत ज़्यादा स्पीड, कुछ एयरक्राफ्ट्स की या बुलेट की या रॉकेट की एक्स्ट्रा स्पीड होती है, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। सुपरसोनिक रेफर्स टू द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज़ ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द साउंड 344 मीटर पर सेकेंड एंड इज प्रोड्यूस एक्सट्रीमली लाउड साउंड वेव्स कॉल्ड शॉक वेव इन एयर। सुपरसोनिक साउंड क्या होती है, उसकी जो स्पीड होती है किससे ज़्यादा हो जाती है, साउंड की स्पीड से ज़्यादा हो जाती है, यानी कि नॉर्मल साउंड की जो स्पीड होती है वो 344 मीटर पर सेकेंड है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की मैं स्पीड को इतनी स्पीड से मैं ज़्यादा 344 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा कर दूंगी तो उसको मैं सुपरसोनिक बोलूँगी। और वो कब होती है, उसकी वजह से क्या होता है, एंड इट प्रोड्यूस एक्सट्रीमली लाउड साउंड वेव्स, और इसमें बहुत तेज़ आवाज़ आती है जिसको हम शॉक वेव भी बोलते हैं, शॉक वेव इन ईयर। सोनिक बूम इज एंड द एक्सप्लोजिव नॉइस कॉज्ड बाय शॉक वेव, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तेज वाला नॉइस हो जाता है सोनिक बूम की वजह से।
It emits a tremendous sound energy which can shatter the glass panes of window. इसकी वजह से काफ़ी सारी साउंड एनर्जी भी निकलती है जो कि विच कैन शैटर द ग्लास पेन्स ऑफ विंडो, जो जिससे की वजह से जो विंडो के जो ग्लास लगे होते हैं, शीशे लगे होते हैं, वो भी ब्रेक हो जाते हैं। इतनी तेज इसकी नॉइस होती है। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। लाइक लाइट साउंड ऑल्सो बाउंस बैक व्हेन इट्स फॉल्स ऑन द हार्ड सरफेस, इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जिस तरीके से लाइट होती है, जिस तरीके से लाइट होती है तो साउंड भी उसी तरीके से होती है। जैसे लाइट एक सरफेस के ऊपर पड़ती है और वापस लौट जाती है, उसी तरीके से साउंड भी बाउंस होती है, बाउंस बैक, यानी कि किसी भी सरफेस के ऊपर पड़ के वापस लौट जाती है। जैसे मैं बोल रही हूँ इस टाइम पर, तो मेरी साउंड जो हो रही है कॉपी के सरफेस के ऊपर पड़ रही है और वापस बैक हो रही है, ठीक है। तो ऐसी यही साउंड होती है। साउंड ऑल्सो बैक बाउंस व्हेन इट फॉल्स ऑन ए हार्ड सरफेस, जब किसी हार्ड सरफेस पे पड़ के बैक होती है। इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बोलते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है वापस लौट जाना। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर ओबेड ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसमें कुछ लॉ बना दिए गए हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं उसको, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये ओबे करता है कुछ किसको, ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यानी कि इसके अंदर दो लॉ होते हैं जिसको ओबे करना पड़ता है जब रिफ्लेक्शन होता है साउंड का। आप देख रहे हो इस तरीके से साउंड वेव बनाई है मैंने, एक तरफ से आ रही है, एक तरफ से जा रही है, यहाँ पे नॉर्मल है, ठीक है। जो आ रही होती है उसको इंसिडेंट साउंड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको रिफ्लेक्शन साउंड बोलते हैं। ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, इंसिडेंस है। इंसिडेंस वाले के साथ में हम आई एंगल लेते हैं, आई फॉर इंसिडेंस, और रिफ्लेक्शन वाले के साथ में आर लेते हैं, रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसमें दो लॉ है, द इंसिडेंट साउंड वेव, द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इन द सेम प्लेन। कह रहे एक ही प्लेन के ऊपर, ठीक है। देख रहे हो ये एक प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर आपको तीन चीजें दिख रही हैं। इंसिडेंट साउंड वेव, ये जो आ रही है, एरो इधर की तरफ आ रहा है, यानी कि यहाँ पे आ रही है। द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव, ये जो जा रही है, एंड नॉर्मल, एक ही पॉइंट के ऊपर होते हैं, एक ही प्लेन के ऊपर होते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ साउंड। देखो ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल ऑलवेज सेम होते हैं। अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा, अगर ये 45 का है तो ये भी 45 का होगा। ये दो लॉ है, ये दोनों लॉ लर्न कर लेना आप। यहाँ तक ये वाला एग्जाम में आता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लॉ लिखो, ठीक है। बस आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।